गाइस, वेलकम टू 10 मिनट रिवीजन सीरीज़। हम लोगों ने जीआईटी स्टार्ट किया था और आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर पैनक्रियास जो होता है वो अपना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाता, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बार बार परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होता है पैनक्रियास का और उसके साथ में परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज और फाइब्रोसिस और डक्टल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियास अपना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन जो हमने पहले देखे थे फिजियोलॉजी में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। तो पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होता है? इसके कॉजेज़ के लिए मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया था, हॉट एसी। एसी जो यूजुअली ठंडा रखता है, बट ये वाला हमारा जो एसी है ये हॉट कर देता है। तो एच से मैंने याद किया था हाइपरलिपिडेमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओ से ऑब्स्ट्रक्टिव पैनक्रियाटाइटिस, टी से ट्रॉपिकल पैनक्रियाटाइटिस। ट्रॉपिकल पैनक्रियाटाइटिस किसकी वजह से होता है? कसावा फैमिली का जो स्टार्च होता है उसका कुछ तो नाम था, टेपियोका स्टार्च की वजह से। इसको हम हिंदी में साबूदाना भी बोलते हैं। इसकी वजह से ट्रॉपिकल पैनक्रियाटाइटिस होता है। टी से होता है और ट्रॉमा, ए से अल्कोहल, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस और इडियोपैथिक स्मोकिंग, स्टेनोसिस ऑफ एम्पुला ऑफ वाटर भी याद कर सकता है। फिर इसके बाद में पैथोजेनेसिस में क्या होता है? एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस होता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट थ्योरी होता है, स्टोन एंड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन थ्योरी होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम समझ ही रहे कि पैनक्रियास का डैमेज हो जाता है। क्यों? बाइल के रिफ्लक्स की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ता है पैनक्रियास पे और पैनक्रियाटिक डैमेज हो जाता है। फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट थ्योरी में ज़्यादा अल्कोहल की वजह से पैनक्रियाटिक एसिनल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और स्टोन और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन थ्योरी में क्या होता है? अल्कोहल जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस का लिथोजेनेसिटी को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है और स्टोन बन के डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। क्लिनिकल फीचर्स अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जैसे ही होंगे, बस इसके अंदर स्टियाटोरिया होगा। स्टियाटोरिया क्या होता है? फैटी स्टूल्स, ऐसे स्टूल्स जो फ्लश भी नहीं हो पाते। डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट जो होगा थिन होगा, मैलनरिश्ड होगा और इपिगैस्ट्रियम में उसको टेंडरनेस होगा। एब्डोमेन के ओवर स्किन का पिगमेंटेशन हो जाएगा। हमने दो साइन देखी थी, कौन सी दो साइन थी? कोलॉन किट ऑफ साइन और दूसरी कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद में मैल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, यही हमने अभी देखा। एंडोक्राइन फंक्शन क्या क्या डिस्टर्ब होंगे? इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो जाएगा, ग्लूकागॉन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एक्सोक्राइन फंक्शन का डिस्टरप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैलिड गाइस साइन देखने के लिए मिलता है हमको। इसके अंदर क्या होता है? जब हम नी चेस्ट पोजिशन में पेशेंट को आने के लिए बोलेंगे और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को पैल्पेट करेंगे तो उसको पेन होगा, वो विंस करेगा। ये होता है मैलिड के साइन। क्लासिकल ट्राइड क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस का? पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन, स्टियाटोरिया, डायबिटीज़ मेलिटस। इसके बाद में हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। सूडोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। पैनक्रियाटिक असाइटिस हो सकता है, पैनक्रियाटिक फिस्चुला हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है पैनक्रियास का, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। पैनक्रियास के सराउंडिंग ऑर्गन देख लेंगे। ऊपर क्या होता है? लंग्स, तो लंग्स में पानी भर सकता है, पोर्टल वेन आ रही होती है, उसका थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पैनक्रियास का कार्सिनोमा हो सकता है। फिर सूडोसिस्ट बन सकता है। सूडोसिस्ट, हम इसको सूडो क्यों बोलते हैं? ट्रू सिस्ट और सूडोसिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सूडोसिस्ट की खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ट्रू सिस्ट की खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक तो स्टमक से अटैच्ड होगा या फिर पैनक्रियास से अटैच्ड होगा। आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होते हैं कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियास, भी इसका डीडी हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टियाटोरिया हो रहा था तो उसके अंदर हम फीकल इलास्टेज अगर 200 माइक्रोग्राम पर ग्राम से कम है, स्टियाटोरिया ग्रेटर देन 7 ग्राम पर डे है, एलएफटी करेंगे। इसके अलावा हम ब्लड ग्लूकोज करेंगे, हम सीक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन टेस्ट करेंगे जो पैनक्रियाटिक फंक्शन को असेस करता है। ईआरसीपी में हमको चेन ऑफ लेक अपीयरेंस या फिर बीडेड अपीयरेंस मिलेगा, जो हमने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में भी देखा था। सीडी एब्डोमेन में हमको सूडोसिस, कैल्सिफिकेशन और डक्टल स्टोन्स देखने के लिए मिलेगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो के एंड में इन सब के फ़ोटोज़ डाल दूँगी, ताकि इमेज देख के ज़्यादा अच्छे से याद होता है, पिक्चरल मेमोरी हमारी अच्छी होती है ताकि आपको अच्छे से याद रह सके।
फिर एंडोसोनोग्राफी भी करते हैं हम, उसमें हमको मैलिग्नेंसी, ड्रग स्टेटस, सीबीडी स्टेटस वगैरह पता चल जाता है। अब मैनेजमेंट में एक तो कंजर्वेटिव हो सकता है, फिर सर्जिकल हो सकता है। कंजर्वेटिव में क्या होता है, अल्कोहल अवॉइड करना है, लो फैट वाली डाइट खानी है, एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन जो हो रहा है पेशेंट को उसके लिए। फिर उसके बाद में पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं इंसुलिन। ट्रायड क्या था बच्चों, पैनक्रेटाइटिस का, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फिर उसके बाद में सर्जरी में जो होता है ये बर्न सर्जरी और प्यूसलोस प्रोसीजर, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, बाकी नाम भी याद रखना है। विपल्स प्रोसीजर, बर्जेस प्रोसीजर्स, फ्रेज प्रोसीजर, रिसेक्शन और ड्रेनेज कर सकता है अगर सूडोसिस्ट हो गया है तो। ड्यूडेनम प्रिजर्विंग पैनक्रियाटिक हेड रिसेक्शन कर सकता है। टोटल पैनक्रियाटेक्टोमी, पार्शियल पैनक्रियाटिक रिसेक्शन। ये हो गया हमारा क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस।